गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी संगीता मैडम। कैसे हैं आप सब बच्चों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई का पाठ शुरू करते हैं बच्चों। याद है ना, हम लोगों ने पिछली बार क्या पढ़ा था? पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था प्राणियों में पोषण। तो बच्चों, आपका JCERT के DG स्कूल में स्वागत है बच्चों। तो प्राणियों में पोषण का आज हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न है, अमीबा अपने उत्पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, या गैसों के आदान प्रदान के लिए? तो सही उत्तर कौन सा है बच्चों? भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पतली झिल्ली युक्त होता है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। और चौथा है, रसांकुर अंगुलिनुमा संरचनाएं होती हैं। इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो आपने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए ना बच्चों? तो सही उत्तर कौन सा है बच्चों, बताइए। बिल्कुल सही, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में हमारा पहला प्रश्न है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलिनिमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? खाद्य धानी में पचाता है। जीभ में स्वाद के लिए कौन सी कलिकाएं होती हैं? स्वाद को पहचानने के लिए कौन सी कलिकाएं होती हैं बच्चों? स्वाद कलिकाएं होती हैं। अगला सवाल है, अमीबा अपना भोजन किस अंग द्वारा ग्रहण करता है? अमीबा अपने भोजन को कूटपादों से घेर लेता है और उनकी सहायता से ही अपने भोजन को ग्रहण करता है। आप देख रहे हो यहाँ अमीबा है, ये सीडोपोडिया यानी कूटपाद निकल रहे हैं और भोजन को घेर कर भोजन को अमीबा ग्रहण कर रहा है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखिए। तो आप मानव पाचन तंत्र के अंगों को इस चित्र में देखकर बताइए कौन कौन सा अंग होगा। सबसे पहला अंग क्या होगा बच्चों हमारा? मुख होगा, वेरी गुड। उसके बाद मुख गुहा या बकल कैविटी। तीसरा अंग कौन सा होगा बच्चों? इस नली का क्या नाम है? यहाँ पर आपका है लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि के बाद इस पतली नली जो नीचे की ओर भोजन को लेकर आती है उस अंग को क्या कहते हैं? ग्रसिका या एसोफेगस। ये नली नीचे जाती है तो किसको पास जाती है? यकृत के पास यानी लीवर। और यहाँ पर लीवर के पास में ही छोटी सी थैली होती है जिसे हम पित्त की थैली या गॉल ब्लाडर कहते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पर ये कौन सी संरचना है? इसे अमाशय या स्टोमक कहते हैं। ये बैलून जैसी संरचना होती है। और यहाँ एक पित्त नली से अमाशय की ओर एक नली खुलती है, पत्ती नुमा संरचना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अग्नाशय या पैनक्रियास। और ये अमाशय नीचे की ओर पतली कुंडलित नलिकाओं से घिरी है, इसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये छोटी आंत खुलती है बड़ी मोटी नलिका में जिसे हम बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये आगे चलकर कहाँ जाती है बच्चों? जहां मल जमा होता है उसे हम मलाशय या रेक्टम कहते हैं। और जिस रास्ते से ये मल बाहर आता है उसे हम गुदा या एनस कहते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए। तो गाय के अमाशय का पहला कक्ष का नाम क्या है बच्चों? रूमेन या प्रथम अमाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये हम भोजन में ग्रहण करते हैं, ये पचने के बाद किन रूपों में परिणित होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में परिणित होता है, वसा वसीय अम्लों में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिणित हो जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। इसमें हमें मिलान करना है। आपको एक और लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत और इधर पित्तरस का स्रवण, बिना पचे हुए भोजन और लार रस स्रावित करना, ये सभी आपको दिख रहे हैं। इन्हें आपको मिलाना है। इधर मलाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत्र हैं। इधर भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो इन सबों के उत्तर हम एक एक कर देखते हैं क्या होगा। तो लार ग्रंथि किस से क्या निकलता है बच्चों? लार रस स्रावित होता है। अमाशय से अम्ल का निर्मोचन होता है, याद है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और यकृत से पित्तरस का स्रवण होता है। मलाशय जो है वो बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है बच्चों, है ना। और क्षुद्रांत क्या करता है? यहाँ पर पाचन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। और बृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है बच्चों। अब है मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्यों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो चलिए इनके कार्यों को भी देख लेते हैं। कृतंक जो है ये क्या करते हैं? ये इन दांतों का प्रयोग हम पकड़ने और काटने के लिए करते हैं। किसी भी पदार्थ को, जो भी चीज खाते हैं, उसको पकड़ने या काटने में हम किसका उपयोग करते हैं? कृतंक का, इंसीजर्स का। और रदनक का काम है, ये किसी भी चीज को जब हम पकड़ते हैं तो उसको चीरने और फाड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। और कृतंक की संख्या 8 है। अग्रचवर्णक जो है ये चबाने और पीसने के लिए इन दांतों का उपयोग होता है। इनकी कुल संख्या 8 है। और चवर्णक जो है इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं कुचलने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है बच्चों? इनकी कुल संख्या है 12। तो कुल कितने दांत हो गए बच्चों? हमारे मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन का निर्वाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सिर्फ हरी सब्जियां खाकर नहीं रह सकते। हमें ऊर्जादायक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो है वो शरीर में ऊर्जा एवं तापमान का नियंत्रण के लिए चाहिए। अतः केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर हम अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसी तरीके से सुंदर सा डायग्राम बनाइए बच्चों अपनी कॉपी में। उसे इसी तरीके से लेबल कीजिए, नाम लिखिए और रंग भी भरिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में क्या प्रमुख अंतर है? तो घास खाने वाले जीवों में पाचन तंत्र में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है बच्चों। और सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो मानव के पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता। इसीलिए हम घास खाकर नहीं रह सकते हैं। अमीबा में पोषण को सचित्र बताइए। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है बच्चों? तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, अमीबा क्या करता है? अपने खाद्य कणों को जब उसको आभास होता है कि कहीं भोजन है, तो अपने कूट पादों से उसको घेर लेता है और अंततः उसे अपने अंदर समा लेता है। और समाने के बाद फूड वैक्यूल बन जाती है। उसमें जो भोजन है वो फंस जाता है और उसमें उपस्थित पाचक रस जो है वो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। भोजन पच जाता है, फिर उसे अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आप अच्छे से देखो, ये अमीबा है। ये कूटपादों के द्वारा देखो भोजन को किस तरीके से घेर रहा है और उसके बाद ये खाद्य धानी बन जाती है। तो पहला क्रिया हुआ अंतर्ग्रहण। दूसरा, जब ये खाद्य धानी बन जाती है तो यहाँ डाइजेशन शुरू होता है। पचने के बाद इसका अवशोषण होता है बच्चों। एब्जॉर्प्शन के बाद इसे पूरे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। तो एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण की क्रिया होती है और उसके बाद उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपचित पदार्थ है। तो इसे इजेशन या बहिष्करण कहते हैं। गीता और सोहन जल्दीबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सकें। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। तो बताइए बच्चों, हम जब जल्दी से खाना खाते हैं
तो खांसी क्यों आती है? जल्दी जल्दी भोजन करने से बच्चों भोजन का टुकड़ा हमारी श्वास नली में चला जाता है और हमारा शरीर इसकी रक्षा स्वयं करता है, इसीलिए वो खांसी हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। और खांसी बार बार आने से क्या होता है? फंसा हुआ अन्न का कण बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए और खाना को चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। तो आप सबों ने अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए ना बच्चों? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों, पसंद आया, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।